हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस क्रिएचर एंड पीटी 365 की लेक्चर सीरीज़ के सेकंड पार्ट में आपका स्वागत है। और इस सेकंड पार्ट में जो हमारा टॉपिक है नेक्स्ट, वो है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के बारे में हमें जो चीज़ें जानना ज़रूरी हैं वो हम देखेंगे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले तो ये MOEFCC की एक पहल है। बहुत इम्पॉर्टेंट बात इसमें एक ये है कि इसमें अगले 5 सालों में PM10 एंड PM2.5 की जो कंसंट्रेशन है उसे कम से कम करना है। और कम से कम कितना करना है? कम से कम 20% तक हमें PM10 एंड PM2.5 की जो कंसंट्रेशन है उसको लेकर के आना है। और अब अगर हमें कम करना है तो हमें किसी से कंपैरिजन भी करना होगा कि किस ईयर से या किस पर्टिकुलर मंथ से हमें इसको कम करना होगा। तो इसमें जो बेस ईयर है वो 2017 लिया गया है। तो 2017 में जितना लेवल था PM10 और PM2.5 का, उससे कम करके हमको 20% तक इसकी कंसंट्रेशन को लेकर के आना है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि इसे 102 नॉन अटेनमेंट सिटीज़ में लागू किया जाएगा। अब ये क्या होती हैं नॉन अटेनमेंट सिटीज़? तो ऐसी सिटीज़ जिनकी जो वायु गुणवत्ता है वो हमारे NAAQS के अकॉर्डिंग नहीं है, जो राष्ट्रीय गुणवत्ता मानक है उसके अनुरूप नहीं है। मतलब उसमें एक जो पर्टिकुलर स्टैंडर्ड सेट किया गया है कि इतने लेवल तक अगर है तो सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, अगर ऐसा नहीं है तो ऐसी सिटीज़ को हम नॉन अटेनमेंट सिटीज़ कहते हैं। तो ये जो प्रोग्राम है वो 102 नॉन अटेनमेंट सिटीज़ में लागू किया जाएगा। UPSC स्टेटमेंट दे सकती है इस तरीके का कि यह सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी शहरों में लागू किया जाएगा। क्योंकि कॉमन सेंस अगर हम देखें नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, अगर हम कॉमन सेंस इसमें लगाएं तो यही कहलाएगा कि क्लीन एयर प्रोग्राम है तो हर सिटी में हर स्टेट में लागू किया जाएगा। बट ये ऐसा नहीं है, नॉन अटेनमेंट सिटीज़ ओनली उनमें ही इसे लागू किया जाएगा। CPCB जो है वो NCAP की इम्प्लीमेंटेशन अथॉरिटी है और CPCB ने राज्य सरकारों को भी इसके क्रियान्वयन के लिए दिशा निर्देश लागू किए हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें दी हुई है वो ये है कि फर्स्ट एवर इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज। तो इसमें हमें बस एक ही चीज़ जानना ज़रूरी है कि ये स्टार्ट किसने किया है, किसने ये डे इनिशिएट किया है। तो इसमें यूनाइटेड नेशंस ने स्टार्ट किया है फर्स्ट एवर इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज। ओके, सो दैट्स इनफ फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक जो है एमिशन नॉर्म्स फॉर थर्मल पावर प्लांट्स। तो थर्मल पावर प्लांट्स के लिए जो नॉर्म्स निकाले गए हैं वो क्या है? इसमें बोला गया है कि 2015 में कुछ नॉर्म्स आए थे। उन नॉर्म्स में जो उत्सर्जन मानदंड हैं उनको अपनाने के लिए 2017 तक की सीमा दी गई थी, लेकिन उसे अब बढ़ा करके उसे बढ़ा दिया गया है। और कुछ जो उद्योग हैं, कुछ ताप विद्युत संयंत्र हैं, उनके लिए 2022 तक कर दिया गया है और कुछ के लिए 2025 तक कर दिया गया है। तो वैसे अब यहाँ पे डेटा दिए हुए हैं वो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। मेंस में हम अपने आंसर को सब्सटेंशिएट करने के लिए इनका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक मोटा मोटी ये आइडिया होना चाहिए कि जो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, सारी इंडस्ट्रीज़ ताज़े पानी का जितना यूज़ करती हैं उसमें 70% जो हिस्सेदारी है वो किसकी है? थर्मल पावर प्लांट्स की है। तो 70% ताज़ा पानी थर्मल पावर प्लांट्स यूज़ कर लेते हैं, जितना बाकी के इंडस्ट्रीज़ या फैक्ट्रीज़ जो हैं वो यूज़ करती हैं। ठीक है, तो ताज़ा पानी क्या होता है? मतलब जिसमें जो सैलिनिटी है वो लेस देन 1 PPT हो, लेस देन 1 पार्ट्स पर 1000 अगर किसी वाटर की सैलिनिटी है तो उसे हम ताज़ा जल बोलेंगे, फ्रेश वाटर बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें अलग अलग सैलिनिटी के हिसाब से मरीन वाटर, फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर ये डिसाइड होता है। ठीक है, सैलिनिटी देखी जाती है कि क्या किसमें है, कितनी है। फिर 2015 में जो नॉर्म्स आए थे वो नॉर्म्स एक्चुअली किसके उत्सर्जन मानकों को निर्धारित करने के लिए आए थे? तो ये थे PM, पार्टिकुलेट मैटर, SO2, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, मरकरी और जल। ठीक है, इसके उत्सर्जन मानकों को निर्धारित करने के लिए 2015 के नॉर्म्स आए थे। तो अगर ये ऐसा कभी पूछा जाए तो इसको हमें ऐसे याद करना होगा, मैं तो इसको ऐसे याद कर लेती हूँ कि PM सोनू जी थर्मल पावर प्लांट्स के पानी से खेल रहे थे, उसको रोकने के लिए इन नॉर्म्स को लाया गया। ठीक है, क्योंकि PM से पार्टिकुलेट मैटर, सोनू SO2, और सोनू मतलब क्या हो गया? नाइट्रोजन ऑक्साइड्स।
जी से एच, जी और पानी मतलब पानी, ठीक है। तो ये इससे याद हो जाएगा कि ये जो नॉर्म्स लाए गए थे किसके लिए लाए गए थे, पर्टिकुलेट मैटर, SO2, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, मरकरी और पानी, इसके लिए ये वाले नॉर्म्स लेकर के आए थे। अब ये नॉर्म्स मैंने पहले ही बता दिया कि 2015 में आए थे और 2017 तक हमें उसकी सीमा को प्राप्त करना था। फिर इसमें बोला गया है कि जो अलग अलग टाइम पे अलग अलग जो इंडस्ट्रीज़ इस्टेब्लिश हुई, थर्मल पावर प्लांट्स इस्टेब्लिश हुए, उनके लिए अलग अलग मानदंड निर्धारित किए गए हैं। इतना डेट वाइज हमें सब याद करने की ज़रूरत नहीं है, हम बस इतना जान लें कि अलग अलग टाइम पर अलग अलग जो थर्मल पावर प्लांट्स लगाए गए उनके लिए अलग अलग स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं, अलग अलग नॉर्म्स बनाए गए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है इसमें। फिर एक चीज़ हम ये देखें कि 2025 तक किनको ये चीज़ पूरी करनी है, 2025 तक किसको मानदंडों को प्राप्त कर लेना है। ऐसे थर्मल पावर प्लांट्स जो कम प्रदूषण वाले हैं और जहाँ पर आबादी भी कम है, अगर ज़्यादा आबादी है और ज़्यादा प्रदूषण करते हैं तो उन्हें 2022 तक इसका अनुपालन करना होगा, ठीक है। लेकिन जो ऐसे थर्मल पावर प्लांट्स हैं जो 2025 से पहले बंद होने वाले हैं, ठीक है, अगर 2025 से पहले कोई थर्मल पावर प्लांट बंद हो गया है तो उसे इन मानदंडों को पूरा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि ये तब है जब उसने ऐसा करने के लिए आवेदन दे दिया हो कि हम बंद कर रहे हैं, हमारा पर्टिकुलर थर्मल पावर प्लांट है और हम बंद करने वाले हैं, इसीलिए हमें इन नॉर्म्स को पूरा ना करने के लिए रियायत दी जाए। अगर आपने नहीं बताया है तो फिर आपको इनको पूरा करना ही होगा, पेनल्टी वगैरह लगाई जाएगी, ठीक है। नाउ अब इसमें जो आगे चीज़ें दी हुई हैं, कुछ पोल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजीज दी गई हैं, हम उन्हें देख लेते हैं। टेक्नोलॉजीज से बहुत क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में, इसलिए हमें इनको तो नहीं ही छोड़ना है। तो जो नेक्स्ट टेक्नोलॉजी है वो क्या है, फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन। फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन नाम से ही क्लियर है कि जो फ्लू गैस है उससे वो सल्फर को हटाती है। कौन सी फ्लू गैस, जो थर्मल पावर प्लांट से फ्लू गैस निकल रही होती है ना, ये वाली टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम उसमें से सल्फर डाइऑक्साइड को हटाते हैं। अब ये जो है, ये वाली जो टेक्नोलॉजी है वो दो तरह की होती है, एक होती है आर्द्र प्रक्रिया और दूसरी होती है शुष्क प्रक्रिया, ठीक है। शुष्क फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन और एक होता है आर्द्र फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन। तो शुष्क वाले में हम क्या करते हैं, स्क्रबिंग इंजेक्शन सिस्टम होता है, इसकी सहायता से हम क्या करते हैं, चूना लेते हैं, शुष्क जलयोजित चूना लिया जाता है और उसको फ्लू गैस में इंजेक्ट करा दिया जाता है। क्या करते हैं शुष्क फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन में, इसमें हम सीधे क्या करते हैं, फ्लू गैस लेते हैं और उसमें शुष्क जलयोजित चूना, ध्यान रखने वाली बात है कि शुष्क जलयोजित चूना लेते हैं और उसको इंजेक्ट करा देते हैं, जिससे जो सल्फर डाइऑक्साइड होती है वो उसमें से हट जाती है, ठीक है। और इसमें जो है एक अंतिम उत्पाद के रूप में एक शुष्क पदार्थ उत्पन्न होता है जिसे आगे और ट्रीट किया जाता है और कणिकीय नियंत्रण उपकरणों में एकत्रित कर लिया जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद आगे जो है वो है आर्द्र फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन। इसमें क्या किया जाता है, हम एक फ्लू गैस स्क्रबर में चूने का घोल लेते हैं, इस चूने के घोल को हम स्प्रे करते हैं, ठीक है। और स्प्रे जो होता है ना, उस स्प्रे में SO2 एब्जॉर्ब हो जाता है, उस स्प्रे से SO2 एब्जॉर्ब हो जाता है और इस तरह वो फ्लू गैस से SO2 बाहर निकल जाता है, अलग हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो है सिलेक्टिव कैटेलिस्टिक रिडक्शन, चयनात्मक उत्प्रेरक अपचयन। इंग्लिश में भी पता होना चाहिए क्योंकि यूपीएससी के ट्रांसलेशन तो हमें पता ही है कैसे कैसे होते हैं, इसलिए हमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनके एटलीस्ट इंग्लिश वाले टर्म भी पता हों। तो जो सेलेक्टिव कैटेलिस्टिक रिडक्शन है उसमें ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है और इसमें हम क्या करते हैं, एक कन्वर्टर लेते हैं, ठीक है, एक कन्वर्टर लेते हैं। और हाँ, मेन इंपॉर्टेंट बात जो इसमें है वो ये है कि सिलेक्टिव कैटेलिस्टिक रिडक्शन का यूज़ हम नाइट्रोजन को हटाने के लिए करते हैं, ठीक है, सॉरी, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स को हटाने के लिए करते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स को नाइट्रोजन में चेंज करते हैं। तो इसमें हम एक कन्वर्टर लेते हैं, उसमें हम लेते हैं कुछ कैटलिस्ट के साथ साथ हम लेते हैं रिड्यूसिंग एजेंट और साथ में नाइट्रोजन ऑक्साइड तो जो होता ही है। तो क्या करते हैं, इसमें हम ये सारी चीज़ें ले लेते हैं और जो कैटलिस्ट है वो जनरली क्या होता है, इसको मैंने ऐसे याद किया है, TT VP TD। क्या है ये, TD से टाइटेनियम डाइऑक्साइड, VP से वेनेडियम पेंटाऑक्साइड और TT से टंगस्टन ट्राईऑक्साइड। तो ये जो होती हैं वो कैटलिस्ट होते हैं, इनका हम यूज़ करते हैं। फिर जो बात है,
यूपीएससी ऐसा भी कोई स्टेटमेंट दे सकती है कि सिलेक्टिव कैटेलिस्टिक रिडक्शन जो है वो फ्लू गैसों से 100% नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हटा सकता है, और या फिर ओनली 10% नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हटा सकता है। तो यहाँ हमें इतना ध्यान रखना है कि ये 60 to 90% नाइट्रोजन ऑक्साइड्स को हटा सकता है। फिर ये बहुत महंगी होती है, ये प्रक्रिया काफ़ी ज़्यादा महंगी होती है। फिर एक जो दूसरी जो टेक्नोलॉजी है उसमें हम क्या करते हैं, सिलेक्टिव नॉन कैटेलिस्टिक रिडक्शन जो टेक्नोलॉजी है इसका यूज़ करते हैं। और इसमें क्या नाम से क्लियर है कि नॉन कैटेलिस्टिक है, कि कैटेलिस्ट की हमें इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और जो अभिकर्मक है जैसे यूरिया हो गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया या अमोनिया हो गया, ठीक है, तो इनका अगर हम यूज़ करते हैं अभिकर्मक के तौर पर तो उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन और पानी बनता है, और इसीलिए इसमें कैटलिस्ट की कोई ज़रूरत नहीं होती। फिर है एक इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, ये जो विद्युत स्थैतिक अवक्षेपक है ना, इसको इंग्लिश में इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर बोलते हैं। और इसका यूज़ क्या करते हैं, इसका यूज़ वही हम फिर गैसों को हटाने के लिए पावर प्लांट्स में या फिर कोई ऐसी इंडस्ट्री है जो बहुत पोल्यूशन फैला रही है, तो हम वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का भी यूज़ कर सकते हैं। हमें बस इतना ही इसमें जानने की ज़रूरत है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें यहाँ ये है कि जो थर्मल पावर प्लांट्स है ना, उनको अब ये परमिशन मिल गई है कि वो उच्च राख युक्त कोयले का यूज़ कर सकते हैं, बिना इस बात को ध्यान दिए कि वो कोयला कितने राख की मात्रा उत्सर्जित कर रहा है। मतलब ऐसे समझें कि पहले जो कोयला यूज़ होता था उसमें जो इंडिया का कोयला है बेसिकली वो बहुत राख उत्पन्न करता है। ठीक है, तो पहले क्या था, हमारे यहाँ 2014 तक 34% कोयला ऐसा यूज़ करने की बात की गई थी कि इतना कोयला आप यूज़ करें कि उससे 34% से ज़्यादा राख उत्सर्जित ना हो। ऐसे में होता क्या था कि फिर हमारे थर्मल पावर प्लांट्स इंपोर्ट करने लगे थे, जो कोयला है उसको इंपोर्ट करने लगे थे, और इससे हमारा फिर इंपोर्ट बिल बढ़ रहा था। इसीलिए अब जो नॉर्म्स आए हैं उसमें बोल दिया गया है कि आप भाई राख की मात्रा ध्यान मत रखिए कि कितना राख निकल रहा है, क्या हो रहा है, आप बस इतना ध्यान रखिए कि आपको कोयला इंडिया का यूज़ करना है। मतलब ये नहीं बोला गया, लेकिन ये बोला गया कि आप राख की मात्रा यूज़ नहीं कीजिए, तो अपने आप ही फिर वो लोग इम्पोर्ट नहीं कराएंगे, हमारे यहीं से हमारे यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे, है ना। तो इसमें ये चीज़ की गई है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अमोनिया पोल्यूशन में हमें क्या जानना है, हमें अमोनिया के बारे में जानना है, और थोड़ा सा हम ये जानेंगे कि सबसे ज़्यादा अमोनिया कहाँ से उत्सर्जित हो रहा है। तो अमोनिया जो है एक कलरलेस गैस है, बहुत ज़्यादा रिएक्शनेबल है, बहुत ज़्यादा रिएक्शन करती है और घुलनशील भी है, क्षारीय गैस है। ठीक है, अमोनिया एक क्षारीय गैस है। अमोनिया हमारी बॉडी में भी होता है। इसका काम क्या होता है हमारी बॉडी में, इसका मेन काम ये है कि जो हमारी बॉडी में एक्सेस एसिड जो अक्यूमुलेट हो जाता है किसी कारण से, कोई पर्टिकुलर डिसीज़ की वजह से, या कोई प्रॉपर हमारा ऑर्गन अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा होता है, तो एक्सेस जो एसिड अक्यूमुलेट हो जाता है उसको इनफेक्टिव बनाने के लिए, उसको प्रभावहीन करने के लिए हमारी बॉडी में अमोनिया होता है। ठीक है, तो इसीलिए अमोनिया कैसा होगा, जब वो एसिड को इनफेक्टिव कर रहा है तो ये कैसा होगा, बेसिक होगा, ये क्षारीय होगा। अब बात करें तो नाइट्रोजन चक्र का एक प्रमुख घटक है अमोनिया। ठीक है, अगर ये ज़्यादा मात्रा में हो जाए, ज़्यादा सांद्रता में इकोसिस्टम में आ जाए तो ये इकोसिस्टम को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। अगर अमोनिया कम टेम्परेचर पे है तो वो गैसियस फॉर्म में रहेगा, और अगर अमोनिया हाई प्रेशर पे है तो हाई प्रेशर अगर हम अमोनिया पे डालें तो वो तरल रूप बन जाएगा। ठीक है, लिक्विड बन जाएगा अमोनिया का। अगर कम तापमान पे है तो गैसीय होगा, और अगर ज़्यादा दाब है उस पर, ज़्यादा दाब डाला जाता है तो वो तरल रूप में संग्रहित हो जाएगा। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सबसे ज़्यादा अमोनिया का जो स्रोत है वो कृषि है, जिसमें पशुपालन और अमोनिया आधारित उर्वरक अनुप्रयोग सम्मिलित है। अमोनिया का बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ जो होता है वो उर्वरक बनाने में होता है। ठीक है, क्योंकि ये अमोनियम नाइट्रेट का एक निर्माण खंड होता है। अमोनियम नाइट्रेट बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो होता है वो अमोनिया का होता है, इसीलिए अमोनिया बहुत ज़्यादा पोल्यूशन कर देता है। ठीक है, तो इफेक्ट्स ऑफ अमोनिया पोल्यूशन तो वही क्लाइमेट चेंज, क्योंकि नाइट्रिफिकेशन डिनाइट्रिफिकेशन होता है, उसकी वजह से GHG एमिशन होता है। ठीक है, हेज लाइक कंडीशन होती है एनवायरनमेंट में, वाटर पोल्यूशन होता है, अल्गल ब्लूम होता है, डेड जोन्स बन जाते हैं। अल्गल
ब्लूम तो जानते होंगे ना वैसे सब, लेकिन एक बार मैं बता देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स बढ़ जाते हैं अगर किसी वाटर इकोसिस्टम में, तो वहाँ क्या होता है, बहुत ज़्यादा शैवाल उत्पन्न हो जाते हैं, और उसके कारण क्या होता है कि ऑक्सीजन जो नीचे वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं वाटर बॉडी में, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है और वो फिर मरना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर वाटर बॉडी में, लेक में या कोई भी जगह है, वहाँ पे ऑक्सीजन कम हो जाता है और डेड जोन्स क्रिएट होने शुरू हो जाते हैं, इकोसिस्टम डैमेज होता है। अगर अमोनिया हमारे मॉइस्चर मतलब स्किन में, आइज़ में जो मॉइस्चर है उससे रिएक्ट करता है, तो फिर ये अगर ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चला जाता है तो फिर ये बहुत सारी डिसीज़ कॉज करता है ना। तो इसके काफ़ी एडवर्स इम्पैक्ट्स होते हैं अगर ये एनवायरनमेंट में है, तो इसको हमें कम से कम करने की कोशिश करनी चाहिए। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि जो इंडो गंगेटिक प्लेन है वो एटमॉस्फेरिक अमोनिया का एक ग्लोबल हॉटस्पॉट बन चुका है। कौन सा? सिंधु गंगा का जो मैदान है वो अमोनिया का एक वैश्विक हॉटस्पॉट बन चुका है। क्यों बन चुका है? क्योंकि एक तो ये मैदान जो होता है वो बहुत फर्टाइल होता है, और फर्टाइल होने की वजह से यहाँ जो है वो खेती बहुत होती है, इसलिए यहाँ पे फर्टिलाइज़र का यूज़ भी किया ही जाता है, और इसके कारण यहाँ पे अमोनिया काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है, इसीलिए इसको अमोनिया का वैश्विक हॉटस्पॉट बोला जा रहा है। अब हम देखें तो हम देखते हैं कि ग्रीन अमोनिया के बारे में जानते हैं। ग्रीन अमोनिया जो है ये ऐसा अमोनिया है जो 100% रिन्यूएबल और कार्बन फ्री प्रोसेस के माध्यम से बनाया जाता है। 100% नवीकरणीय और कार्बन मुक्त प्रक्रिया के माध्यम से उत्पादित किया जाता है, इसे बोलते हैं हम ग्रीन अमोनिया। अगर यूपीएससी में ऐसा स्टेटमेंट आ जाता है कि 100% रिन्यूएबल है, तो जनरली ये टेंडेंसी होती है कि जनरली ऐसा होता है कि 100% वाले स्टेटमेंट्स गलत होते हैं, पर इस केस में नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो है 100% रिन्यूएबल और कार्बन फ्री प्रोसेस के माध्यम से उत्पादित किया जाता है। इसमें हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए नेचुरल गैस या कोयले की बजाय किसका यूज़ करते हैं? नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। इसीलिए ये जो है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को बहुत मतलब कम करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। अमोनिया एक तीव्र गंध वाली गैस होती है, हमने देख ही लिया इसके कहाँ कहाँ उपयोग होते हैं, कहाँ कैसा इसका इम्पैक्ट पड़ता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो इंडोर एयर पोल्यूशन। इसमें बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं हैं कि हमें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो। इसमें एक स्कीम है रेज इनिशिएटिव जो है वो हमें थोड़ा देखना चाहिए, क्योंकि ये एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड और यूएस एड की जो है एक संयुक्त पहल है। रेज किस की पहल है? एक तो रेज 2020 है। रेज 2020 अगर ऑप्शन आता है, रेज 2020 अगर क्वेश्चन आता है कि ये क्या है, तो रेज 2020 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। बट ये जो रेज है, केवल रेज, वो किससे रिलेटेड है? वो हमारे एनर्जी से रिलेटेड है। और ये किसने लाया था? एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड और यूएस एड की एक संयुक्त पहल है। दूसरी इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है AUM फोटोनिक सिस्टम। अब ये सिस्टम क्या है? इसमें क्या किया जाता है? लेज़र बैक स्कैटरिंग या फिर सांख्यिकी यांत्रिकी या फिर प्रकाश इलेक्ट्रॉनिकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इन सब का यूज़ करके किसी एक पर्टिकुलर जगह से फ़ोटो ली जाती है और उस फ़ोटो को फिर एनालाइज किया जाता है। उस फ़ोटो से ये निष्कर्ष निकाला जाता है कि इस पर्टिकुलर जगह पे कितना पोल्यूशन है, उससे ही पोल्यूशन का पता लगाया जाता है। तो ये AUM फोटोनिक सिस्टम जो है वो एयर पोल्यूशन से रिलेटेड है, एयर क्वालिटी से रिलेटेड है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है मरीन प्लास्टिक पोल्यूशन। तो मरीन प्लास्टिक पोल्यूशन एक बहुत गंभीर समस्या बनकर के उभरा है हमारे यहाँ नहीं, ये एक ग्लोबल प्रॉब्लम बन चुका है और इसके लिए बहुत सारे प्रयास भी हम कर रहे हैं। तो इसमें मरीन पोल्यूशन में हम देखें कि एक तो होता है बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक। वो क्या होता है? ऐसा प्लास्टिक जिसे जो माइक्रोब्स होते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, उनके द्वारा उसको डिग्रेड कर दिया जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बोलते हैं। लेकिन इसके लिए बहुत ही उचित परिस्थितियां चाहिए होती हैं, जो कि सामान्यतया प्राकृतिक रूप से नहीं पाई जाती हैं। इसीलिए, और विशेष रूप से महासागरों में तो बिल्कुल भी नहीं। ये बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है, इसीलिए हमें इसके विकल्प ढूंढने पड़ेंगे, ठीक है। तो जो ढूंढे जा भी रहे हैं। अब है माइक्रोप्लास्टिक क्या होता है? ये बहुत छोटे छोटे प्लास्टिक होते हैं, और कितने छोटे होते हैं? वो ये है कि 5 मिलीमीटर से छोटे आकार के जो प्लास्टिक होते हैं,
जो 5 मिलीमीटर से छोटे आकार के जो प्लास्टिक हैं उन्हें हम माइक्रो प्लास्टिक बोलते हैं। एक होते हैं नैनो प्लास्टिक्स, जो क्या होते हैं 100 नैनोमीटर से छोटे आकार के। कितने नैनोमीटर से छोटे आकार के? 100 नैनोमीटर से छोटे आकार के प्लास्टिक्स को नैनो प्लास्टिक कहा जाता है। माइक्रो बीड्स अलग होते हैं, माइक्रो प्लास्टिक अलग है, माइक्रो बीड्स अलग है। माइक्रो बीड्स क्या होते हैं? 1 मिलीमीटर से छोटे आकार के ठोस प्लास्टिक कण। ठीक है, माइक्रो बीड्स क्या है? ये क्वेश्चन आया भी हुआ है, माइक्रो बीड्स का एक क्वेश्चन आया हुआ है यूपीएससी में। माइक्रो बीड्स 1 मिलीमीटर से छोटे आकार के विनिर्मित ठोस प्लास्टिक कण होते हैं। ठीक है, तो क्या होते हैं माइक्रो बीड्स? माइक्रो बीड्स और माइक्रो प्लास्टिक में एक बेसिक सा डिफरेंस है उनके आकार को लेकर के, जो हमें ध्यान रखना होगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें कि प्लास्टिक के स्रोत क्या क्या हैं, तो वही नॉर्मल जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे होते हैं कि इंडस्ट्रीज से हो गया या फिर हमारे घरों से प्लास्टिक निकल के आ रहा होता है, तो वही सब। इसमें बहुत ज़्यादा हमें अपने टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो ये कि मार्पोल कन्वेंशन है एक। मार्पोल कन्वेंशन में यूपीएससी आपको कंफ्यूज कर सकता है कि ये इंटरपोल का कोई कन्वेंशन है या इंटरपोल की कोई एजेंसी है, बट ये ऐसा नहीं है। मार्पोल जो है वो अगर हम संधि विच्छेद करें तो हम पता कर पाएंगे कि मार प्लस पोल इक्वल टू मरीन पोल्यूशन। तो मरीन पोल्यूशन से रिलेटेड ये कन्वेंशन है और भारत ने भी इस पर हस्ताक्षर किए हैं। ये ज़रूर हमें ध्यान रखना होगा कि कोई कन्वेंशन, कोई प्रोटोकॉल या कोई भी ऐसी चीज़ है, अग्रीमेंट है जो इम्पोर्टेंट है, हमें उसमें ये देखना होगा कि इंडिया ने उस पर साइन किए हैं या नहीं। अगर कोई ऐसा यूनिवर्सल, कोई ग्लोबल लेवल पे कोई प्लेटफॉर्म है, उसमें इंडिया भागीदार है या नहीं, हमें ये ध्यान रखना होगा। यूपीएससी ऐसा स्टेटमेंट बिल्कुल दे सकता है। ठीक है, और जो क्या है, और इसमें जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स हैं 2018 के, उसमें भी मरीन पोल्यूशन को लेकर के बातचीत बताया गया है कि प्लास्टिक को चरणबद्ध रूप से हमें समाप्त करना है। BIS ने क्या किया है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने क्या किया है कि जो एक्सफोलिएट मटेरियल होता है, जो पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स होते हैं, उनमें जो एक्सफोलिएट होता है या क्लींजर होता है, उसमें क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे से ठोस प्लास्टिक के कण होते हैं। तो BIS ने क्या किया है, उनको उन पे बैन लगा दिया है। ठीक है, तो हमें ये याद रखना है कि BIS ने एक्सफोलिएट या पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में जो क्लींजर का मटेरियल होता है उस पर बैन लगा दिया है। नेक्स्ट जो है वो केरल का शुचित्वा मिशन। केरल का शुचित्वा मिशन क्या है? अगर आपने सूर्या S3 मूवी देखी है तो उसमें जो सिंघम होता है वो फिशरमैन से क्या कहता है कि आप बिना ट्रेनिंग की नेवी हैं, आप बिना यूनिफॉर्म की पुलिस हैं। उसी तरीके से केरल के शुचित्वा मिशन में क्या बोला गया है कि जो फिशरमैन्स हैं वो क्या करेंगे, वो मछली तो पकड़ेंगे ही, साथ साथ वो एक काम और कर लें कि वो मरीन से, जो मरीन वाटर है उससे प्लास्टिक को भी इकट्ठा कर लें। ठीक है, तो वो काम केरल के शुचित्वा मिशन में मछुआरों को सौंपा गया है। इसीलिए मैंने आपको वो सूर्या S3 मूवी का एग्जाम्पल दिया। एक कन्वेंशन और है, लंदन कन्वेंशन 1972। लंदन कन्वेंशन 1972 क्या बोलता है कि ये भी इसी से, मरीन पोल्यूशन से रिलेटेड है, इसे LC72 भी बोलते हैं। और मार्पोल तो मैं बता ही चुकी हूँ। नेक्स्ट है ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन। तो ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन के लिए क्या करना है हमें, एक इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट है वो यह हम याद रख लें कि भारत विश्व में सबसे अधिक भूजल का उपयोग करता है। कौन उपयोग करता है? भारत विश्व में सबसे अधिक भूजल का उपयोग करता है। इतना कहीं भी यूज़ नहीं किया जाता है। अभी ये क्यों न्यूज़ में है, क्यों हमें ये पढ़ना है? क्योंकि अभी नए गाइडलाइंस आए हैं ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन से रिलेटेड। उसमें क्या बताया गया है कि जो नए और वर्तमान उद्योग हैं या जो बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ होती हैं, रेसिडेंशियल सोसाइटीज़, या इंफ्रास्ट्रक्चरल कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, माइनिंग प्रोजेक्ट चल रहा है, या फिर जो बड़े बड़े आपूर्तिकर्ता होते हैं ना, जो सप्लायर्स होते हैं वाटर के, उनको क्या है, वाटर एक्सट्रैक्शन से पहले NOC लेना पड़ेगा। ठीक है, इनको NOC लेना पड़ेगा। लेकिन कुछ लोगों को NOC से छूट भी दी गई है। अगर हम डोमेस्टिक लेवल पे ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं पेयजल के लिए तो हमें NOC नहीं लेना है। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल के लिए NOC नहीं लेना है। अगर ग्रामीण क्षेत्रों में कोई पेयजल आपूर्ति योजना संचालित की जा रही है तो उन्हें NOC नहीं लेना है। कृषि गतिविधियाँ हो रही हैं तो उन्हें NOC नहीं लेना है। और स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस, ऐसे स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस जो 10 घन मीटर प्रतिदिन से कम भूजल का निष्कर्षण करते हैं, उन्हें भी NOC नहीं लेना है। फिर अगर एक इम्पोर्टेंट बात देखें तो हम ये देखेंगे कि अगर कोई वेटलैंड है, अगर कोई आर्द्र भूमि है, उससे उसके आसपास 500 मीटर के दायरे में कोई अगर प्रोजेक्ट ऐसा चल रहा है तो उसे पहले ये इंश्योर करना पड़ेगा कि वो जो प्रोजेक्ट है वो वेटलैंड को नुकसान नहीं पहुँचाएगा, तभी वो प्रोजेक्ट आगे बढ़ सकता है। ठीक है,
जो भी लोग एनओसी लेंगे उन्हें एक डिजिटल वाटर मीटर लगाना होगा, जिसमें पता चल सके कि उन्होंने कितना क्या वाटर एक्सट्रैक्ट कर लिया है। ठीक है, उसके बाद ये देखा जा रहा है कि अगर ये शर्तों का पालन नहीं करते हैं तो 50,000 रुपये से 10 लाख रुपए तक का अर्थदंड भी लगाया जा सकता है। दो अथॉरिटीज़ दी गई हैं, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी एंड सेंट्रल वाटर कमीशन। सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी जो है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, इस्टेब्लिश्ड अंडर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। क्या करती है? जो सेंट्रल वाटर कमीशन एंड सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड जो योजनाएं बनाते हैं, जो निर्णय लेते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने का काम सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी का होता है। सेंट्रल वाटर कमीशन का काम क्या होता है? चाहे वो नेविगेशन हो गया, चाहे सिंचाई हो गया, चाहे वो बाढ़ नियंत्रण है, पेयजल आपूर्ति है, जल विद्युत विकास है, इससे रिलेटेड जो योजनाएं बनाने का काम है वो किसका है? सेंट्रल वाटर कमीशन का है। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट पोर्टल है इंडिया वाटर रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंडिया WRIS बोलते हैं। क्या है? वेब पोर्टल है जिसपे जल संसाधन से रिलेटेड सभी जानकारियां उपलब्ध होंगी। और इसे किसके अंडर बनाया है? 2019 में राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना के अंतर इसको प्रारंभ किया गया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसे 2019 में राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना के तहत प्रारंभ किया गया था। ओके देन फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।